हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस का सेकेंड चैप्टर दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। उसमें हम लोग पहले एसिड और बेसिस पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग कहाँ पर आएंगे, सॉल्ट पे आएंगे। ठीक है, तो हमारे पास कुछ बेसिक पहले आपका जो प्रीवियस क्लासेस है उसमें आपको नॉलेज होगा कि एसिड जब भी हम लोग बोलते हैं तो उसमें क्या होता है, सब्सटेंसेस विच टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। ठीक है, जिसमें क्या होता है, लिटमस पेपर का कलर रेड हो जाता है वो एसिड से, और जिसमें लिटमस पेपर का कलर क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है, वो सारे सब्सटेंसेस क्या है, बेस है। तो इसका बेसिक डिफरेंस हम लोग यही पढ़ते थे बचपन में, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड वाइल बेसिस टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। ठीक है, इसके अलावा एक और डिफरेंस हम लोग पढ़ते हैं क्या, कि एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। ठीक है, एसिड का जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, खट्टा होता है ना। जैसे आपके जितने भी आपके फ्रूट्स है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप हो गया ऑरेंज हो गया, ठीक है, एप्पल हो गया, इन सब में क्या है, एसिड्स है ना। ग्रेप्स हो गया, इन सब में एसिड्स है। बेसिस क्या है, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। ठीक है, बेसिस क्या है, बिटर इन टेस्ट। इसका कॉमन एग्जांपल है आपका टूथपेस्ट, है ना, बेकिंग सोडा। लेकिन ये तो हो गई बचपन की बात। अब अगर हम लोग नॉर्मली इसका डेफिनेशन लिखें, ठीक है, तो यहाँ पे सोर इन टेस्ट और बिटर इन टेस्ट काम नहीं आएगा, क्योंकि आप सारे एसिड्स को टेस्ट करके नहीं देख सकते, वो डेंजरस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक क्राइटेरिया लेते हैं जिसको बोलते हैं आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो आर्हेनियस ने एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिया कि वो सारे सब्सटेंसेस जो वाटर के साथ H+ आयन देते हैं वो सब आ जाएंगे एसिड्स में, और जो वाटर के साथ क्या देते हैं, OH- आयन देते हैं, वो सब क्या हो जाएंगे, बेस हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, एसिड्स गिव्स H+ आयन्स इन वाटर, बेसिस गिव्स OH- आयन्स इन वाटर। ठीक है, H+ आयन का मतलब आप क्या बोल सकते हो, हाइड्रोजन आयन्स, और OH- आयन को आप क्या बोल सकते हो, हाइड्रोक्सिल आयन्स। तो जहां पर भी सब्सटेंसेस में आपको क्या दिखेगा, H+ आयन दिखेगा, वो सारे एसिड है, और जहां पर आपको OH- आयन दिखेगा वो सारे क्या है, बेसिस है। ठीक है, बेसिस का कॉमन एग्जांपल देख लो, इसका कॉमन एग्जांपल देख लो आप, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, जगह HNO3, H2, HCl एंड H2SO4। ठीक है, कॉमन बेसिस के एग्जांपल देख लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया OH NaOH। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हो जाएगा क्या, CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, तो अगर ये आपके पास फॉर्मूला दिया हुआ है तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, जहां पर भी आपको OH दिख रहा है, ठीक है, या फिर जब भी नेम में हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है तो वो सारे क्या होंगे, बेसिस होंगे, और जहां पर आपको क्या दिखेगा, सिर्फ H दिखेगा, वो सब क्या है, यहाँ पर एसिड्स होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये देख लो, सिंपल सा है, जो वाटर के साथ H+ आयन देते हैं वो एसिड है, जो OH- आयन देते हैं वो क्या है, बेस है। अब यहाँ पे आपको एक कंफ्यूजन होगा, ठीक है, जैसे अगर मैं ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखूं तो मैं लिखूंगी C6H12O6। ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6।
अब अगर इसमें देखो हाइड्रोजन है यहाँ पे, ठीक है, तो कुछ लोग सोच सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन है मतलब ये क्या होगा, एसिड होगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पर आइडेंटिफाई करने का सबसे इजी तरीका है कि आप ग्लूकोज वाटर का सॉल्यूशन ले लो, यहाँ पर क्या ले लो आप, ग्लूकोज वाटर का सॉल्यूशन ले लो और इसमें से करंट पास करा लो, इसमें से क्या पास करा के देखो, इलेक्ट्रिसिटी पास करा के देखो, ठीक है। अच्छा, चेक करने के लिए आप यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा लो या फिर एक बल्ब लगा लो, है ना। आप ऑब्जर्व करोगे कि इस केस में बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। रीजन ये है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रही है, मतलब यहाँ पर आयंस नहीं है, ठीक है। आयंस नहीं है मतलब ये हाइड्रोजन है, सिर्फ हाइड्रोजन के एटम्स हैं, हाइड्रोजन के आयंस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एसिडिक कैरेक्टर तभी शो करेगा जब वहां पे हाइड्रोजन के आयंस होंगे। जरूरी नहीं है जिसके पास हाइड्रोजन है वो एसिड हो, जिसके पास हाइड्रोजन के आयंस होंगे, ठीक है, वही क्या होगा, एसिड होगा। जैसे ड्राई HCl है, ये एसिडिक नहीं है, ठीक है। जो हाइड्रोजन क्लोराइड है वो एसिडिक नहीं है। रीजन ये है क्या, देखो ड्राई HCl में यहाँ पर देखो H और Cl क्या है, बॉन्डेड है एक दूसरे के साथ। यहाँ पे हाइड्रोजन आयन फ्री नहीं है, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, बॉन्ड के फॉर्म में है ना, वो Cl के साथ बॉन्डेड है। लेकिन अगर इसी HCl को मैं वाटर में डाल दूं तो यहाँ से ये ब्रेक होगा और वाटर में जाने के बाद ये दोनों आयन क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। ये हाइड्रोजन जो यहाँ पर H के फॉर्म में था, एटम के फॉर्म में था, वाटर में डालने के बाद क्या बन गया, ये आयन बन गया, ठीक है। तो अगर आप ड्राई HCl गैस को क्या करते हो, ब्लू लिटमस पेपर से पास कराते हो तो लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर आप मॉइस्ट HCl लेते हो, ठीक है, तो वहां पे लिटमस पेपर का कलर रेड हो जाएगा। रीजन ये है कि जो एसिड है वो अपना H+ आयन सिर्फ वाटर के प्रेजेंस में ही दे सकते हैं। अगर वहां पे वाटर नहीं है तो वो एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करेंगे, ठीक है। इसीलिए डेफिनेशन में लिखा हुआ है क्या, कि एसिड आर द सब्सटेंसेस विच गिव्स H+ आयन इन वाटर, ठीक है। जिसके पास H+ आयन है नहीं बोल सकते, जो वाटर में H+ आयन देते हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, एसिड होंगे। और जो वाटर में क्या दे रहे हैं, OH- आयन देंगे, वो क्या होंगे, बेसिस होंगे, ठीक है। तो वहां पे वाटर का प्रेजेंस क्या है, जरूरी। एसिड्स एंड बेसिस, तो एसिड्स क्या होंगे, जो वाटर में क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं, ठीक है। जैसे HCl है, अगर आप इसमें इसको किस में डालो, वाटर में डालो, तो ये बन जाएगा H+ एक्वस प्लस Cl- एक्वस। वैसे ही अगर आप NaOH को वाटर में डाल रहे हो तो जाएगा Na प्लस OH-, यहाँ पर दोनों जगह क्या आ जाएगा, एक्वस हो जाएगा, ठीक है। तो एसिड जो वाटर में डालने के बाद क्या बनाते हैं, H+ आयन बनाते हैं, और बेसिस क्या है, जो वाटर में डालने के बाद OH- आयन बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्लियर हो गया। अब इसमें देखो कुछ एसिड्स क्या होते हैं, बाकी एसिड से ज्यादा डेंजरस होते हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। वो क्या है, बाकी एसिड से, जैसे एसिटिक एसिड हो गया, इन सबसे वो क्या है, ज्यादा डेंजरस है, ठीक है। ज्यादा डेंजरस क्यों है, देखो वो जो एसिड्स है वो सब स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आते हैं। तो यहां पर एक और कॉन्सेप्ट आ गया, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड्स, ठीक है। हमको पता है कि एसिड्स वाटर में H+ आयन देते हैं। अब जो जितने ज्यादा H+ आयन देगा वो उतना स्ट्रॉन्ग क्या होगा, एसिड होगा, है ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या है, सब्सटेंसेस विच गिव्स लार्ज नंबर ऑफ H+ आयंस, ठीक है। जो वाटर में डालने के बाद ज्यादा H+ आयन देते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जो कम H+ आयन देते हैं वो क्या है, वीक एसिड है। तो हम लोग स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड की बात कब करेंगे, ठीक है। जैसे अगर आप कोई एसिड वाटर में ऐड कर रहे हो तो उसके अगर सारे के सारे मॉलिक्यूल्स वाटर में जाने के बाद आयंस में कन्वर्ट हो गए, मतलब जितने मॉलिक्यूल्स आप ऐड कर रहे हो वो सारे मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है। सारे मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो रहे हैं मतलब बहुत सारे आयंस होंगे, तो उसको आप क्या बोलोगे, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलोगे, ठीक है। और अगर वाटर में डालने के बाद उसके सिर्फ 30% या 40% मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं, बाकी का वहां पर डिसोसिएशन नहीं हो रहा है,
तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वीक एसिड बोलेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया कि अगर सारे के सारे मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हो रहे हैं तो ज्यादा आयंस होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा, और अगर कम मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हो रहे हैं तो क्या बनेगा, वीक एसिड बनेगा। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस भी वैसे ही है, ठीक है। जो कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं वाटर में, जो बेसिस वाटर में कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं वो लार्ज नंबर ऑफ OH माइनस आयन देते हैं, और जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होंगे वो क्या करेंगे, स्मॉल नंबर ऑफ OH माइनस आयन देंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अगर ज्यादा दे रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग, कम दे रहे हैं तो क्या बोलेंगे, वीक बेस बोलेंगे, ठीक है। एक और टर्म आता है यहाँ पर, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। सिमिलरली concentrated base and dilute base, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का मतलब होता है जिसमें एसिड का अमाउंट ज्यादा होगा और वाटर का अमाउंट कम होगा, ठीक है। यहाँ पे एसिड का अमाउंट क्या है, बहुत ज्यादा है, वाटर का अमाउंट क्या है, बहुत कम है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बोलेंगे, ठीक है। डाइल्यूट एसिड कब बोलेंगे, जब वहां पर वाटर का अमाउंट ज्यादा होगा, ठीक है। वैसे ही कॉन्सेंट्रेटेड बेस और डाइल्यूट बेस क्या होगा, अगर वाटर का अमाउंट बहुत कम है तो वो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड बेस होगा, और अगर वाटर का अमाउंट ज्यादा है तो वो क्या होगा, डाइल्यूट बेस होगा। आप किसी भी एसिड को डाइल्यूट कर सकते हो, ठीक है। डाइल्यूट करने के लिए आपको क्या करना है, वाटर मिक्स करना है, लेकिन यहाँ पे एक प्रोसीजर देखना कि हमेशा आपको वाटर में एसिड डालना है, कभी भी एसिड में वाटर नहीं डालना, ठीक है। क्योंकि ये जो मिक्सिंग का प्रोसेस है एसिड और वाटर का, ठीक है, जो डाइल्यूशन का प्रोसेस है वो हाईली एक्सोथर्मिक होता है। जब आप दोनों को मिक्स करके आप अगर बीकर को या फिर जिस भी आप कंटेनर में मिक्स कर रहे हो उसको टच करके देखोगे वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, क्योंकि ये प्रोसेस क्या है, हाईली एक्सोथर्मिक है। तो ध्यान रखना, जब भी आप एडिशन करोगे हमेशा क्या करना है, एसिड इनटू वाटर, ठीक है। आपको एसिड को वाटर में ऐड करना है, अदरवाइज क्या होगा, वो पूरा का पूरा एसिड आपके हाथ पैर में गिर सकता है। तो हमने केमिकली एसिड और बेस में डिफरेंस देख लिया, लेकिन अगर आपको लैब में पहचानना है, फिजिकली आपको पहचानना है कि कौन सा एसिड और कौन सा बेस है, तो हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या है, ऐसे सब्सटेंसेस जो अपना कलर चेंज कर लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है। इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंसेस which are used to identify acid and base. We have two types of indicators, natural indicator and synthetic indicators. Natural indicators जो आपको कहाँ से मिलेंगे, प्लांट वगैरह से मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें आता है लिटमस, टर्मरिक एंड रेड कैबेज, ठीक है। और सिंथेटिक में आते हैं आपके फिनोल्फथेलिन एंड मिथाइल ऑरेंज। तो अब ये देखते हैं कि ये जो इंडिकेटर्स हैं इनका एसिड और बेस में क्या क्या कलर होता है, ठीक है। जैसे अगर आप लिटमस पेपर यूज कर रहे हो तो लिटमस पेपर का कलर क्या हो जाएगा, एसिड के प्रेजेंस में रेड हो जाएगा, मतलब ब्लू है तो रेड, और अगर पहले से रेड है तो रेड ही रहेगा, ठीक है। बेसिस का कलर क्या हो जाएगा, ब्लू, ठीक है। अगर रेड है तो ब्लू हो जाएगा, और अगर ब्लू था तो ब्लू ही रहेगा। टर्मरिक, टर्मरिक भी क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। आप देखते हो कि अगर आपके कपड़े पे कोई दाल या करी का दाग लग जाता है, ठीक है, अगर आप उसको वॉश करने के लिए उसमें सोप अप्लाई करते हो तो थोड़ी देर के लिए वो कलर कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है, और अगर आप उसको फिर से रिंच करते हो वाटर से तो वो फिर से क्या हो जाता है, येलो हो जाता है, ठीक है। तो टर्मरिक भी क्या है, एक इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर है। एसिड पे इसका कलर क्या होता है, नो चेंज, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेस के प्रेजेंस में ये क्या शो करता है, रेड कलर शो करता है। रेड कैबेज ये भी क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है। एसिड में इसका कलर रेड है और बेस में इसका कलर क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। फिनोल्फथेलिन ये क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर है। इसका कलर एसिड में क्या होता है, कलरलेस होता है, और बेस में क्या होता है, पिंक। मिथाइल ऑरेंज इसका कलर एसिड में होता है रेड, और बेस में क्या हो जाता है, येलो। तो अगर आप लैब में कोई भी एसिड या बेस क्या कर रहे हो, आइडेंटिफाई करना है, तो आप क्या यूज कर सकते हो, लिटमस पेपर, फिनोल्फथेलिन या फिर मिथाइल ऑरेंज। आपको सिर्फ एक ड्रॉप ऐड करना है, ठीक है। एक ड्रॉप से इसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा।
इसके अलावा एक और इंडिकेटर्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ये नॉर्मल इंडिकेटर से थोड़ी अलग है, इसमें स्मेल चेंज होता है, ठीक है। जैसे बाकी अभी तक जितने भी इंडिकेटर्स हमने देखा वो सब क्या कर रहे थे, अपना कलर चेंज कर रहे थे, लेकिन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या करते हैं, स्मेल चेंज करते हैं, ठीक है। substances which changes their smell in presence of एसिड और बेस, ठीक है। एसिड और बेस के प्रेजेंस में वो क्या करते हैं, अपना स्मेल चेंज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे इसमें एग्जांपल में आएगा वनीला एसेंस, क्लोव ऑयल एंड अनियन। तो ये तीनों सब्सटेंसेस क्या करते हैं, एसिड और बेस के प्रेजेंस में अपना स्मेल चेंज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे देखो वनीला एसेंस का स्मेल एसिड में क्या होता है, सेम रहता है, तो ये क्या करता है, रिटेन्स इट्स स्मेल। क्लोव ऑयल का स्मेल भी एसिड में सेम रहता है, लेकिन बेस में क्या करते हैं, ये अपना स्मेल चेंज कर लेते हैं, मतलब इनकी स्मेल अब वैसी नहीं आती है। अनियन भी क्या होता है, एसिड में क्या होता है, रिटेन्स स्मेल, यहाँ पर क्या आता है, नो स्मेल। एसिड के प्रेजेंस में इनका स्मेल वैसे ही रहता है, लेकिन जैसे ही आप बेस लेते हो तो उनका स्मेल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो आप इन सबको क्या कर सकते हो, एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स यूज कर सकते हो। तो अब एक एक करके एसिड और बेस की बाकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। पहले देखते हैं एसिड्स की प्रॉपर्टीज, ठीक है। एसिड्स में हम लोग क्या देखे थे कि दीज आर द सब्सटेंसेस विच गिव्स हाइड्रोजन आयंस इन वाटर, ठीक है। अब इसका देखते हैं केमिकल रिएक्शंस कैसे होते हैं इनके एसिड्स की। फर्स्ट विल सी रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल्स, ठीक है। हमको ये देखना है कि एसिड का रिएक्शन मेटल्स के साथ कैसा होता है, ठीक है। जब भी आप क्या करते हो, कोई मेटल ऐड करते हो एसिड में, तो यहाँ पर क्या होता है कि वो जो मेटल होगा वो एसिड में डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आपका ऑब्जर्वेशन ये होगा कि जैसे आप मेटल डालते हो एसिड में, वो मेटल एसिड में क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है, और वहां पर एक कलरलेस गैस इवॉल्व होती है, ठीक है। जैसे अगर आप सोडियम को किसमें डाल रहे हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, तो ये फॉर्म कर लेगा सोडियम क्लोराइड, और वहां पर एक कलरलेस गैस इवॉल्व होती है। वो कलरलेस गैस क्या है, हाइड्रोजन गैस है। बैलेंस कर लो। अच्छा ये देख लेते हैं कि वो कलरलेस गैस हाइड्रोजन है, हमको ये कैसे पता चला। केमिकल रिएक्शन में तो आप इजीली बता सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकली आपको कैसे पता चला कि वो हाइड्रोजन गैस है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर आप उस गैस को बर्न करके देखो तो वो गैस पॉप साउंड के साथ बर्न होता है, ठीक है। उस टेस्ट ट्यूब से जो गैस इवॉल्व हो रही है, उस गैस को अगर आप बर्न करके देखो तो वहां पे एक पॉप साउंड आता है, ठीक है। तो पॉप साउंड के साथ बर्न हो रहा है, मतलब वो कौन सा गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। इट बर्न्स विथ अ पॉप साउंड, है ना। और केमिकल रिएक्शन में देख लो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये जो सोडियम है, जो मेटल है, वो हाइड्रोजन को एसिड से क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। अगर इसकी जगह में क्या लेती, जिंक प्लस HCl या जिंक प्लस H2SO4 कर लो, इस बार क्या हो जाएगा, ये ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये मेटल क्या कर रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, तो यहाँ पर बनेगा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, नॉर्मली हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जब भी आप मेटल ऐड करते हो एसिड में, हमेशा वहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, ठीक है। अब हाइड्रोजन गैस के अलावा भी आपको एक सब्सटेंस दिख रहा है इसमें, ये क्या चीज है, आपको ये पता चल गया कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। अब ये जो बच गया, ये यहाँ पर क्या है, सॉल्ट है ना। जैसे यहाँ पर एसिड कब बोलेंगे, जब वहां पर हाइड्रोजन आयन होगा,
बेस कब बोलेंगे? जब वहां पे हाइड्रोक्साइड आयन होगा। और सॉल्ट कब बोलेंगे? जब वहां पर ये दोनों आयन्स नहीं होंगे। आप सॉल्ट कब बोलोगे? जब वहां पर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन को छोड़ के कुछ और आयन हुआ तो आप उसको क्या बोलोगे? सॉल्ट। जैसे यहाँ पर आपको दो आयन दिख रहे हैं, Na+ और Cl-, यहाँ पर Zn+2 और सल्फेट आयन। तो यहाँ पे ना तो H+ आयन है ना तो OH- आयन है। तो इस टाइप के सब्सटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक जनरल यहाँ पर इक्वेशन बोल सकते हो कि जब भी आप मेटल प्लस एसिड करोगे हमेशा यहाँ पर क्या बनता है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ऐसे आप किसी भी एसिड और मेटल के लिए रिएक्शन लिख सकते हो। ठीक है, आपको बस करना क्या है? आपको उस एसिड में से हाइड्रोजन हटा के वो मेटल ऐड करना है। अब ये रिएक्शन सारे मेटल्स के लिए नहीं है। ये रिएक्शन वो मेटल ही शो करते हैं जिनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होगी। मतलब जो हाइड्रोजन को यहाँ से धक्का मार के बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, जो क्या है हाइड्रोजन से ज्यादा पावरफुल है, सिर्फ वही क्या कर सकते हैं? एसिड से रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए एक रिएक्टिविटी सीरीज है जो अपन बाद में देखेंगे। अभी सिर्फ ये देख लो कि अगर वो मेटल रिएक्ट कर रहा है तो हमेशा उसको क्या मिलेगा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगा। ठीक है, इस चीज के बारे में हम लोग बाद में स्टडी करेंगे कि कौन कौन से मेटल है जो एसिड से रिएक्ट नहीं करते हैं। सेकेंड देखते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस। ठीक है, ये जो एसिड है वो बेस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे आप एक एसिड ले लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक बेस ले लो सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या? यहाँ पर ये दोनों यहाँ पर क्या हो जाएंगे? इसका प्लस और इसका माइनस ये बना लेगा NaCl, और इसका हाइड्रोक्साइड और इसका H+ आयन मिलके क्या बना लेते हैं? वाटर। ठीक है, फिर से यहाँ पर क्या बन गया? एक सॉल्ट बन गया। तो अगर मैं एक जनरल इक्वेशन लिख लूं, सपोज आप कोई एसिड ले रहे हो HX। अच्छा, HX में इसलिए लिखी हूँ क्योंकि H होना यहाँ पे कंफर्म है ना? X यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, प्लस अगर मैं क्या कर रही हूँ? MOH ले रही हूँ, यहाँ पे OH होना कंफर्म है क्योंकि ये क्या है? बेस है। M यहाँ पे कोई सा भी मेटल हो सकता है। तो आप जब दोनों को कंबाइन करते हो तो हमेशा इसका पॉजिटिव आयन और इसका नेगेटिव आयन कंबाइन होते हैं, और इसका हाइड्रोक्साइड आयन और इसका H+ आयन मिला के क्या बना लेते हैं? वाटर बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एसिड और बेस H+ आयन और OH- आयन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जब भी आप क्या करते हो? मेटल कार्बोनेट में आप एसिड ऐड करते हो तो उसमें देखना आपको क्या होगा? एक ब्रिस्क एफरवेसेंस दिखेगा। मतलब आपको बहुत सारे क्या होंगे? बबल्स दिखेंगे। ठीक है, तो जब भी ये बहुत सारे बबल्स दिख रहे हैं है ना, तो वहां पे क्या हो रहा है? एक गैस इवॉल्व हो रही है जो कलरलेस है और ऑर्डरलेस है। मतलब ना तो उसका कोई कलर है ना उसका क्या है कोई स्मेल है। ठीक है, वो जो गैस है वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। वो हम लोग प्रूफ करेंगे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बस देख लो एक बार कि जब आप HCl और क्या कर रहे हो? कोई मेटल कार्बोनेट ले रहे हो तो क्या होगा? इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव मिलके क्या बना लेंगे? NaCl बना लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखो CO3 है, मतलब यहाँ पर कौन सा गैस बनेगा? CO2 प्लस अगर आप इसको बैलेंस कर लो तो यहाँ पर क्या बचेगा? एक H2O बचेगा। मतलब जब भी आप क्या करते हो? एसिड प्लस क्या करते हो? मेटल कार्बोनेट करते हो तो यहाँ पे फॉर्म होता है सॉल्ट प्लस CO2 प्लस क्या होता है? H2। ठीक है, अब कैसे पता चला कि ये गैस CO2 ही है? तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर आप एक कैंडल लेके आओ टेस्ट ट्यूब के पास, ठीक है, जहां से गैस इवॉल्व हो रही है, अगर मैं उसके सामने एक कैंडल लेके आऊं तो आप ऑब्जर्व करोगे कि वो कैंडल जो है वो एक्सटिंग्यूश हो जाता है। तो कैंडल क्या हो रहा है? एक्सटिंग्यूश हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब वहां पर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, जो एक्सटिंग्यूशर्स हम लोग घर में यूज करते हैं, ठीक है, वो एक्सटिंग्यूशर्स क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है।
तो वो अगर कैंडल बुझ जाता है मतलब वो गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है। अच्छा, इसका एक और हम लोग टेस्ट ऐसा कर सकते हैं कि आप उसको पास करा दो लाइम वाटर से। लाइम वाटर का कलर जो है वो एकदम कलरलेस होता है, क्लियर सॉल्यूशन होता है। लेकिन जैसे ही आप उसमें क्या कराते हो, कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हो, उसका कलर कैसा हो जाता है, मिल्की। ठीक है, उसका कलर क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। ठीक है, क्यों होगा देखो, अगर मैं इस कार्बन डाइऑक्साइड को पास करा दूं लाइम वाटर से, जिसका कलर कैसा होता है, कलर लेस होता है, तो यहां पर देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड इसमें जाते ही कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, जो आपको पता है व्हाइट कलर का होता है और वाटर में इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा, इसको बैलेंस कर लो। बैलेंस्ड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जब भी आप क्या करते हो लाइम वाटर से CO2 पास कराते हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, इनसॉल्युबल व्हाइट कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा, इसलिए उसका कलर कैसा दिख रहा है आपको, मिल्की दिख रहा है, व्हाइटिश दिखेगा, जैसे चॉक पाउडर को वाटर में डालने से होता है, बिल्कुल वैसा ही अपीयर होगा। ठीक है, अगर मैं क्या करूं, मैं इस सॉल्यूशन में और CO2 पास करवा दूं, ठीक है, वाटर में जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसमें आप और CO2 पास करवा दो, तो ये बना लेता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये क्या है, वाटर में सॉल्युबल है। ठीक है, ये वाला जो सब्सटेंस बन रहा है ये वाटर में सॉल्युबल है, इसलिए वो फिर से क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आप कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास कराते हो उसका कलर मिल्की दिखता है, अगर आप बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हो तो उसका कलर फिर से क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। ठीक है, तो जब भी मेटल कार्बोनेट पे हम लोग क्या डालते हैं, एसिड डालते हैं, वहां से CO2 क्या होता है, रिलीज होता है, उसको आप डिटेक्ट करने के लिए ये टेस्ट यूज कर सकते हो। ये टेस्ट यूज कर सकते हो मतलब उसको लाइम वाटर से पास करा के देख सकते हो। अगर लाइम वाटर का कलर मिल्की हुआ मतलब वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और अगर मिल्की नहीं हुआ मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं है। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ मेटालिक ऑक्साइड। ठीक है, कोई एसिड ले लो, इसका रिएक्शन देखते हैं किसके साथ, किसी मेटालिक ऑक्साइड के साथ देखते हैं। ठीक है, जैसे आप ले लो सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, इसका रिएक्शन हम लोग किसके साथ देख रहे हैं, सोडियम ऑक्साइड के साथ देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा बनेगा, NaCl प्लस H2O, अच्छा ये Na2O। ठीक है, यहाँ पे इसको बैलेंस कर लो, जाएगा 2HCl, हो जाएगा 2NaCl प्लस क्या हो जाएगा, H2O। तो जब भी आप कोई मेटालिक ऑक्साइड में एसिड डालते हो यहाँ पर क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, एसिड प्लस क्या कर रहे हैं, मेटालिक ऑक्साइड कर रहे हैं, तो क्या बन रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर। ये जो रिएक्शन है ये आपको कुछ देखा देखा सा लग रहा होगा। ठीक है, ये रिएक्शन है सिमिलर टू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या था, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। ये रिएक्शन देखो दोनों पूरा सेम है, एसिड एसिड, सॉल्ट सॉल्ट, वाटर वाटर। ठीक है, तो बाकी तीनों चीजें सेम है, मतलब ये भी क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। इन दोनों का नेचर भी क्या है, सेम हो गया। मेटालिक ऑक्साइड्स क्या है, नेचर में बेसिक होते हैं, तो इनका रिएक्शन भी वैसे ही होगा जब जैसे एसिड और बेस का होता था। ठीक है, तो एक बार ये पूरा रिवाइज कर लेते हैं।
एसिड प्लस मेटल क्या बनता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर, एसिड प्लस मेटल, कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये भी क्या जाएगा, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, एसिड प्लस मेटालिक ऑक्साइड, ये हो जाएगा सॉल्ट प्लस वाटर। तो एक चीज तो कंफर्म है कि सब में सॉल्ट तो बनना ही है, इसके अलावा बाई प्रोडक्ट में मतलब उसके साथ क्या बनेगा वो तो आप देख सकते हो कि क्या क्या बचा है। ठीक है, आप जब भी ये इक्वेशन बनाओगे तो सबसे पहले सॉल्ट बना लेना, उसके बाद देखना क्या क्या बचा है। अगर वहां पे कार्बन है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और अगर कार्बन नहीं है मतलब या तो हाइड्रोजन गैस बनेगा या फिर क्या बनेगा, वाटर बनेगा। अगर वहां पे ऑक्सीजन भी नहीं है तो सिर्फ हाइड्रोजन गैस। तो आप ये पूरी चीज याद कर लो कि किसके साथ क्या बनने वाला है। एक चीज तो कंफर्म है कि सबके साथ सॉल्ट बनेगा ही। ठीक है, अब अगर वहां पे कार्बन हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बन जाएगा साथ में, ऑक्सीजन हुआ तो वाटर भी बन जाएगा, और अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो वहां पे सिर्फ क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये देख लो, तो सबसे पहले आप क्या कर लो, एक सॉल्ट बना लो। सॉल्ट कैसे बनाओगे, इसका ये कैल्शियम और इसका ये क्लोरीन, ये मेटल और नॉन मेटल पहले उठा लो, ये बन जाएगा क्या, कैल्शियम क्लोराइड। अब क्या बचा, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बचा है, मतलब यहाँ पर क्या बनेगा, वाटर बनेगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बचा है इसलिए यहाँ पर क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। H2SO4 प्लस जिंक। तो सबसे पहले वही करते हैं, इसका मेटल और ये उठा के क्या बना लेते हैं, सॉल्ट बना लेते हैं। देखो यहाँ पे ना तो ऑक्सीजन दिख रहा है ना कार्बन दिख रहा है, सिर्फ हाइड्रोजन दिख रहा है, इसलिए क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। एक और एग्जांपल ले लो, H2SO4 आप कर लो, H2SO4 प्लस आप कर लो, कोई मेटल क्या बच गया है इसमें, कार्बोनेट बच गया है, आप यहाँ पर ले लो कैल्शियम कार्बोनेट। तो सबसे पहले आपको क्या उठाना है, ये मेटल और यहाँ का इसका नेगेटिव आयन, ये बनेगा कैल्शियम सल्फेट। अब यहाँ पर देखो कार्बन है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगा ही, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हम लोग और क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, तो ये क्या बन जाएगा, H2। तो आपको सिर्फ सॉल्ट बनाना है, उसके बाद तो जो बच गया वो बचा कुछ आपको उसके बगल में प्लस प्लस करके लिख देना है। ठीक है, तो ये हो गए इसके रिएक्शंस। नेक्स्ट, रिएक्शंस ऑफ बेसिस। अभी हम लोग क्या देख रहे थे, रिएक्शंस ऑफ एसिड्स। नेक्स्ट क्या देखते हैं, रिएक्शन ऑफ बेसिस। ठीक है, इसे ही फर्स्ट देखते हैं, रिएक्शन विथ मेटल। तो यहां पर भी वैसा ही है ना, अगर आप इसको क्या कर रहे हो, मेटल में ऐड कर रहे हो, तो यहां पर भी हाइड्रोजन गैस ही रिलीज होगी। कैसे पता करेंगे कि वो हाइड्रोजन गैस ही है, वही अगर आप उसको बंद करते हो तो वो पॉप साउंड के साथ बंद होगा। ठीक है, इस एग्जांपल के लिए ले लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक, ये बन जाएगा Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। ठीक है, देखो एसिड और मेटल का रिएक्शन बहुत सिंपल था, बहुत नॉर्मल सा होता था कि एसिड में आप मेटल डालते थे, वो मेटल हाइड्रोजन को क्या करता था, बाहर फेंक देता था, सिंपल सा रिएक्शन था। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये दोनों मेटल इसमें आ गए, यहाँ पे ये नहीं हो रहा कि ये मेटल सोडियम की जगह आया और बाकी सब कुछ अलग अलग हो गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये तो था ही, ये भी इसके साथ क्या हो गया, ऐड हो गया।
तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। ठीक है, जब भी आप क्या करते हो, बेसिस में मेटल ऐड करते हो, तो यहाँ पे जो कंपाउंड है वो कैसा रहता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रहता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देख सकते हैं नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ बेसिस विद एसिड्स। ठीक है, ये रिएक्शन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। उस टाइम पे हमने क्या देखा था, एसिड विद बेस, और अभी क्या है, बेस विद एसिड, तो दोनों एक ही बात है। दोनों में क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। ठीक है, थर्ड देखते हैं रिएक्शन विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। ठीक है, रिएक्शन विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड, एग्जांपल के लिए आप कर लो, ये हो जाएगा बेस, कोई नॉन मेटालिक ऑक्साइड ले लो, जैसे आप ले लो कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो जाएगा Na2CO3 प्लस H2। ठीक है, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, क्या बन जाएगा, NO2CO3 प्लस यहाँ पर क्या बच जाएगा, H2O। इसको बैलेंस कर लो, मतलब जब आप क्या करते हो, बेस प्लस नॉन मेटालिक ऑक्साइड करते हो, तो क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट प्लस वाटर। और न्यूट्रलाइजेशन में भी क्या होता था, जब आप करते थे बेस प्लस एसिड, तो क्या फॉर्म होता था, सॉल्ट प्लस वाटर। तो इन दोनों रिएक्शन को एक बार आप ऑब्जर्व करो, दोनों रिएक्शन क्या है, ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, जब आप बेस में ये डालते हो तो भी सॉल्ट एंड वाटर बनता है, आप बेस में एसिड डालते हो तो भी सॉल्ट एंड वाटर बनता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हैं वो नेचर में कैसी होती हैं, एसिडिक होती हैं। ठीक है, तो यहां से हम लोग एक कंक्लूजन निकालिए, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर एंड मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। लेकिन अब हम लोग को देखना है कि उस एसिड और बेस का स्ट्रेंथ कितना है। ठीक है, स्ट्रेंथ कितना है, मतलब जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है या फिर वो क्या है, वीक है। तो उसके लिए हम लोग एक चीज यूज करते हैं, पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या है, 0 to 14 तक का एक स्केल है जो आपको ये बताता है कि जो स्ट्रेंथ है एसिड और बेस का वो स्ट्रॉन्ग होगा या फिर वीक होगा। तो अगर पीएच की वैल्यू 0 to 7 तक की है, ठीक है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इफ पीएच इज लेस देन 7 और ग्रेटर देन 7 और इक्वल टू 7। अगर ग्रेटर देन 7 है तो वो बेस होगा, लेस देन 7 है तो वो एसिड होगा, और अगर वो एग्जैक्टली 7 है तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है, ऐसा कुछ ये बनेगा। अगर उसका पीएच पेपर 7 के इक्वल आ रहा है पीएच, तो वो न्यूट्रल है। ठीक है, 7 से जैसे इधर आते जाओगे वो एसिडिक होता जाएगा, मतलब जब आप इस एंड पे होगे तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जैसे जैसे उसका पीएच बढ़ रहा है उसका एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। अब 7 से जैसे जैसे आप आगे जाओगे उसका बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, और जब आप 14 के आसपास होगे तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। इधर आते जा रहे हो तो उसका बेसिक कैरेक्टर क्या होता जा रहा है, कम होते जा रहा है। तो क्लियर है, अगर पीएच की वैल्यू एग्जैक्टली 7 है ना, तो वो न्यूट्रल होगा। 7 से थोड़ी कम है तो वो क्या होगा, वीक एसिड होगा। 7 से बहुत कम है, 0 के आसपास है, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और 7 से थोड़ा ज्यादा है तो वीक बेस, और अगर 14 के आसपास है तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब इधर जाते जाएंगे तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ते जाएगा, इधर आते जाएंगे तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ते जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ पीएच। पीएच का क्या क्या एप्लीकेशन है। फर्स्ट एप्लीकेशन तो इसका देख लो, एसिड रेन। ठीक है,
आपको पता है कि जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं उसमें बहुत सारे पॉल्यूटेंट गैसेस भी होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हो गए। तो ये सारी जो गैसेस है वो क्या है, पॉल्यूटेंट गैसेस हैं, है ना। अगर रेन वाटर इन सबको क्रॉस करके नीचे आता है तो ये सारी गैसेस जो है वो क्या होती है, रेन वाटर में डिजोल्व हो जाती हैं, ठीक है। और ये क्या है, एसिडिक गैसेस है, नॉन मेटालिक गैसेस है, मतलब कैसी है, एसिडिक गैसेस है। इसलिए वाटर में मिक्स होके ये क्या बना लेती हैं, एसिड बना लेती हैं, ठीक है। इसलिए अब जो रेन वाटर आता है वो पॉल्यूशन की वजह से कैसा होता है, नेचर में एसिडिक होता है, ठीक है। तो अब हम लोग को कैसे पता चलेगा कि कब उसको हम लोग एसिड रेन बोलेंगे और कब वो रेन वाटर क्या है, नॉर्मल है। तो उसके लिए हमारे पास एक यहाँ पर क्या है, एक मेजरमेंट है कि इफ पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 6.5, ठीक है। अगर रेन वाटर का पीएच 6.5 से लेस होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड रेन, और वो हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है, ठीक है, वो हमारे स्किन के लिए हार्मफुल है। और अगर वो रेन वाटर क्या होता है, रिवर वाटर से मिक्स होता है तो वो क्या होगा, एक्वेटिक एनिमल्स के लिए हार्मफुल होगा। सेकेंड एप्लीकेशन अपन देखते हैं टूथपेस्ट, ठीक है। आपको टूथ डीके का एक रीजन पता होगा, ठीक है। जो अपना जो टूथ एनिमल है वो क्या है, हमारी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है, लेकिन उसमें भी क्या हो जाता है, डीके हो जाता है। डीके क्यों होता है, देखो जब भी हम लोग क्या करते हैं, ऐसा फूड कंज्यूम करते हैं जिसमें शुगर होगा, ठीक है। अगर हम शुगर कंटेंट कंज्यूम करते हैं तो क्या होता है, शुगर जो है वो हमारे टूथ में जाके डिकम्पोज होता है थ्रू बैक्टीरिया, ठीक है। अगर हम खाना खा रहे हैं, मीठा फंस गया दांत में, तो जो बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या करते हैं, उस सारे शुगर फूड को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, है ना। और जब वो कंज्यूम करते हैं तो वो क्या करते हैं, बदले में एसिड रिलीज करते हैं। कंजप्शन के टाइम पे क्या करते हैं, बैक्टीरियाज एसिड रिलीज करते हैं, जिससे क्या होता है, टूथ उसमें डिजोल्व होके डीके हो जाता है, ठीक है। इसीलिए घर वाले बोलते हैं कि मीठा कम खाया करो, ठीक है। क्लियर है टूथ डीके का रीजन। टूथ डीके का रीजन क्या है, जो बैक्टीरियाज होते हैं वो जब भी क्या करते हैं, स्वीट फूड को कंज्यूम करते हैं, वो एसिड रिलीज करते हैं, जिसके कारण टूथ का क्या होता है, डीके होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो टूथपेस्ट होता है उसमें हम लोग बेस मिक्स कर देते हैं, ठीक है। टूथपेस्ट जो होता है उसमें हम लोग क्या मिक्स कर देते हैं, बेस मिक्स कर देते हैं। ये एसिड को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, है ना। एक और इसका देखते हैं एप्लीकेशन, सॉइल में इसका एप्लीकेशन, ठीक है। जो सॉइल है उसका नेचर अगर बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता है तो वहां पे क्रॉप का प्रोडक्शन अच्छे से नहीं होगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अगर उसका नेचर एसिडिक हुआ तो उसको हम लोग न्यूट्रलाइज करते हैं, और न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग उसमें लाइमस्टोन ऐड करते हैं, ठीक है। सॉइल अगर एसिडिक है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करते हैं, कोई बेस डालेंगे, जैसे लाइमस्टोन हो गया। लाइमस्टोन क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। या फिर लाइम ऐड करेंगे, लाइम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है। तो ये भी क्या हो गया, एक एप्लीकेशन हो गया किसका, पीएच का। तो आपको डेली लाइफ में से बहुत सारे एप्लीकेशन मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, है ना। एक बार कंपेयर कर सकते हैं एसिड और बेस को। ये क्या देते हैं, H प्लस आयन इन वाटर। ये क्या देते हैं, OH माइनस आयन इन वाटर। लिटमस पेपर का कलर इसमें रेड होता है, इसमें क्या होता है, ब्लू होता है। पीएच पेपर का कलर, मतलब पीएच पेपर इसमें क्या नंबर क्या आएगा, लेस देन 7 आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, ग्रेटर देन 7 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया, अभी तक हम लोग क्या पढ़ लिए, एसिड एंड बेसिस पढ़ लिए। नेक्स्ट चलते हैं सॉल्ट पे। सॉल्ट्स, इसके पहले भी हम लोग एसिड और बेस के रिएक्शन में देख लिए कि सॉल्ट्स क्या होते हैं, जिसमें कैटायन H प्लस ना हो और एनायन जो है वो OH माइनस ना हो, ठीक है। जैसे NaOH HCl ले लो, ये बेस है क्योंकि यहाँ पर क्या है, OH माइनस आयन है,
यहाँ पे H+ है इसलिए ये क्या है, एसिड है। अगर मैं इसका OH और H+ निकाल दूं तो ये बनेगा, ये क्या है, सॉल्ट है। ठीक है, तो सॉल्ट आर द सब्सटेंसेस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। जब एसिड और बेस को क्या करते हो, मिक्स करते हो, ठीक है, मिक्स करने के बाद वहां पर जो सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है वो क्या है, सॉल्ट है। ठीक है, पहचानेंगे कैसे, जैसे जिंक सल्फेट ले लो, कैल्शियम क्लोराइड ले लो, कैल्शियम कार्बोनेट ले लो, ठीक है, आप ले लो मैग्नीशियम क्लोराइड ले लो, ये सारे सब्सटेंसेस क्या है, सॉल्ट है। कैसे पता, यहाँ पे आयंस तो हैं लेकिन ना तो H+ आयन है और ना तो क्या है वहां पे OH- आयन है। ठीक है, तो इन सब चीजों को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्ट बोलेंगे। अच्छा, जैसे कोई और सब्सटेंस ले लो, आप ले लो ग्लूकोज ले लो, क्या ये सॉल्ट होगा, क्योंकि हम लोग ये प्रूफ कर चुके हैं कि इसमें H+ आयन नहीं है और ये एसिड नहीं है। ठीक है, ये ना तो एसिड है, ना बेस है, ना सॉल्ट है, क्योंकि इसमें आयंस नहीं है। ठीक है, एसिड, बेस और सॉल्ट, इन तीनों के सॉल्यूशंस क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, है ना। इन तीनों के सॉल्यूशन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं, इसलिए वहां पर आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, है ना, कि अगर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है और उसमें H+ है तो वो एसिड होगा। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है और उसमें OH- आयन है तो वो बेस होगा। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है लेकिन न तो H+ है ना तो OH- आयन है तो वो क्या होगा, सॉल्ट होगा। अब इसका डेफिनेशन हम लोग क्या लिखे थे, दीज आर ऑब्टेन्ड बाय कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सॉल्ट को भी हम लोग एसिडिक और बेसिक सॉल्ट में आप यहाँ पर इसको क्लासिफाई कर सकते हो। डिपेंड कर रहा है कि वो सॉल्ट कौन से एसिड और कौन से बेस से फॉर्म हुआ है, मतलब उसका पेरेंट जो एसिड और बेस है उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हो कि सॉल्ट का नेचर कैसा होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं लूं स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, ठीक है, जो आप सॉल्ट फॉर्म कर रहे हो उसके लिए आप क्या लियो, स्ट्रॉन्ग एसिड लिए और क्या लियो, वीक बेस लियो। तो यहाँ पर एसिड का नेचर स्ट्रॉन्ग था इसलिए जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक सॉल्ट होगा, है ना। अगर मैं लूं वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, तो यहां पर देखो बेस स्ट्रॉन्ग है इसलिए इसका नेचर कैसा होगा, बेसिक सॉल्ट होगा। थर्ड, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों स्ट्रॉन्ग है तो ये क्या होगा, न्यूट्रल होगा। वीक एसिड वीक बेस, ये भी कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। तो आप सॉल्ट का नेचर पीएच पेपर से भी क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो। इफ वैल्यू ऑफ पीएच इज ग्रेटर देन 7 इट इज बेसिक, if value of pH is less than 7 it is acidic in nature, and if it is exactly 7 then it is neutral in nature. एग्जाम्पल देख लो इसका, अगर मैं क्या करूं HCl प्लस, यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं NaOH। वैसे इसका हम लोग अभी तक बहुत सारे एग्जाम्पल देख चुके हैं, फिर भी कर लो। ये क्या आ जाएगा, NaCl प्लस H2। तो यहाँ पे हमारा एसिड बेस और सॉल्ट वाला पार्ट जो है वो क्या हो गया है, कंप्लीट हो चुका है। अब बस हमारे पास एक टॉपिक बच गया है कि जो जनरल कंपाउंड्स हम लोग यूज करते हैं डेली लाइफ में वो हम कैसे प्रिपेयर करना है और उसका क्या क्या यूजेस होगा, ये सब मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।